हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बुक क्षितिज पार्ट 2 के, जो कि कोर्स ए के अंतर्गत आती है। इसके लेसन नेताजी का चश्मा के क्वेश्चन आंसर। इसके ऑडियो लेसन और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, मैं आपको एक बहुत ब्रीफ में एक स्टोरी का रेफरेंस दे देना चाहती हूँ। ये स्टोरी है बेटा एक बहुत छोटे से कस्बे, और उस छोटे से कस्बे के चौराहे पर लगी हुई एक मूर्ति, नेता सुभाष चंद्र जी की मूर्ति, जिनको लोग नेताजी के नाम से भी जानते थे। तो उसके बारे में ये पूरा लेसन है। इस मूर्ति की सबसे विचित्र, सबसे अनोखी बात क्या थी कि जो मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला था, वो उस पर चश्मा बनाना भूल गया था। तो ये बात बहुत लोगों को सब खराब लगती थी, और एक व्यक्ति को विशेष रूप से खराब लगती थी। किस व्यक्ति को? उसका नाम था कैप्टन चश्मे वाला। वो बहुत पेट्रियट व्यक्ति था, बहुत देशभक्त व्यक्ति था। तो उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, बहुत ख़राब लगती थी। ये नेताजी की मूर्ति जो है वो बिना चश्मे के रहती है। तो वो क्योंकि उसका चश्मे बेचने का काम था, तो वो अपने कलेक्शन में से कोई ना कोई चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो ये स्टोरी बेसिकली इसी बारे में है। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन 1 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब जिसको लोग कैप्टन चश्मे वाला बुलाते थे, तो वो कोई आर्मी का पार्ट नहीं था, वो कोई सेना में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे। तो क्यों कहते थे? तो इसका आंसर है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अगाध कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, और वह शहीदों, देश एवं देशभक्तों के प्रति ऐसा ही लगाव रखता था जैसा कि फ़ौजी रखते हैं। फ़ौजी मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने देश को प्यार करते हैं ना बेटा, तभी तो इतना सेक्रीफाइस करने के लिए, देश के लिए वो तैयार रहते हैं। तो उसी की तरह से उतना ही प्रेम ये व्यक्ति भी अपने देश को और अपने देश के जो देशभक्त जितने भी रहे हैं, जो शहीद हुए हैं देश के प्रति, तो उनके प्रति उतनी ये प्यार और सम्मान की भावना रखता था। तो इसीलिए इसको कैप्टन कहते थे। क्वेश्चन 2 पे आइए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा हुआ था ना इंसिडेंट कि उन्होंने पहले मना किया था अपने ड्राइवर को, फिर अचानक उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुरंत रोको रोको। तो उसी चीज़ को रेफरेंस देते हुए ये पूछ रहे हैं कि ऐसा इस पे बेस्ड बेटा 3 क्वेश्चंस हैं क ख ग करके, तो हम 1 बाय 1 लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों गए थे? क्यों इतना डिसअपॉइंट हो गए थे, निराश हो गए थे? मायूस का मतलब होता है डिसअपॉइंट। उसका आंसर है, हालदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब नेताजी की आंखों पर चश्मा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और किसी और से उन्हें वैसे देश प्रेम की आशा नहीं थी। क्यों वो इतना डिसअपॉइंट हो गए थे? जब उन्हें पता चल गया था कि जो कैप्टन चश्मे वाला था उसकी अब डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और कोई और ऐसा देशभक्त उन्हें दिखाई नहीं देता था कि जिससे वो एक्सपेक्ट कर सकें कि वो इतनी ड्यूटी अपनी फुलफ़िल कर रहा होगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा जिस तरह से कैप्टन बदल बदल कर लगाया करता था, तो कोई ऐसा प्रबंध कर पाया होगा, ऐसा वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को वहाँ पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि ना हम देखेंगे, ना हम डिसअपॉइंट होंगे। खा क्वेश्चन है इसका, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मतलब लास्ट में जब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि मूर्ति पर चश्मा जो है वो सरकंडे का लगा दिया गया है, तो इससे क्या उम्मीद जागृत होती है? तो देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि देश प्रेम और देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाया जाना स्वस्थ भविष्य का संकेत है। ये उनकी देशभक्ति की भावना दर्शाता है। हालदार साहब बेटा क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब
जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसमें धीरे धीरे करके देशभक्ति की भावना समाप्त होती जा रही है। तो जब कैप्टन चश्मे वाले की जब डेथ हो गई तो वो बहुत निराश हो गए कि अब ऐसी देशभक्ति की भावना किसी में देखने को नहीं मिलेगी, कि कोई व्यक्ति इतना एफर्ट्स डाल रहा है, वो नेताजी की मूर्ति पर बदल बदल कर चश्मे लगा रहा है, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने ये पाया कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया गया है, तो उनके मन में एक उम्मीद जगी, एक खुशी उनको इस बात की महसूस हुई कि नहीं, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को लेकर आगे चलने वाली है, मतलब उनमें भी अभी देश प्रेम की भावना जागृत है। ग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। भावुक मतलब इमोशनल। तो हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन चश्मे वाले के न रहने से नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने अनुभव किया कि युवा पीढ़ी में भी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है, तो ये बात सोचकर वे भावुक हो गए। ये अभी हमने बिल्कुल डिस्कस किया था ना बेटा, यही पॉइंट, तो वही सेम मीनिंग इसका है। क्वेश्चन 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए मतलब कि ये जो आपको बात बताई जा रही है, इससे को कहने से क्या मतलब है। तो है ये, बार बार सोचती क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है, इससे आपको क्या समझ में आया, इसको क्लियर कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनकी भी प्रशंसा न करके उनका भी उपहास उड़ाया जाता है, जो कि निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लाइन बेटा तब कही गई थी ना जब कैप्टन चश्मे वाले की डेथ हो गई थी और हालदार साहब पाते थे हर बार की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा है। तो जब उन्होंने पान वाले से क्वेश्चन किया था कि इस पर चश्मा क्यों नहीं है, तो उसने बताया था कि अब उनकी मृत्यु हो गई। तो हालदार साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि जब तक कैप्टन चश्मे वाला था, देशभक्त व्यक्ति था, तब तक तो वो ये काम कर देता था। अब आगे आने वाली पीढ़ी में तो किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि कोई इतना देशभक्त निकलेगा कि वो ये सब ड्यूटी फुलफिल करेगा। तो उनका मतलब था कि ये तो ऐसी जनरेशन है कि जो लोग अपने देश के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दें, अपना घर, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी यूथ, अब सब कुछ सेक्रीफाइस कर दें, उनका भी मजाक उड़ाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी ऐसा मौका आए अगर कि देश की सुरक्षा से, उसकी तरक्की से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, थोड़ा करप्ट भी अगर होना पड़ जाए, तो ये जनरेशन जो है ये इससे पीछे नहीं हटेगी, ऐसा उनका मानना था। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब पान वाले को पोर्ट्रे कीजिए, बताइए कि वो कैसा था, मतलब उसका अपीयरेंस कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो पान वाला बहुत ही बातूनी व्यक्ति है। वह स्वभाव से खुश मिजाज, काला एवं मोटा है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह लगातार पान खाता रहता है, जिसके कारण उसकी बत्तीसी भी लाल काली हो गई है। वह बोलचाल में बहुत ही कुशल है और बहुत ही इमोशनल व्यक्ति था ये। और बाकी सारी क्वालिटीज़ तो इसमें बेटा बताई गई हैं कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करने कहा गया है ना, तो उसके बारे में सब कुछ इसमें बताना था। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मतलब जो कैप्टन के बारे में पान वाले ने जो स्टेटमेंट दिया था ना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो इस पर आपका क्या सोचना है, आप क्या रिएक्शन है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बताना है। तो आंसर है, ये टिप्पणी कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की नीची मानसिकता, मतलब जो छोटी मेंटालिटी है, उसको दर्शाती है। कैप्टन चश्मे वाला अपनी देशभक्ति की भावना के कारण ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ऐसे में उसका उपहास यानी मजाक उड़ाना किसी भी तरह ठीक नहीं है। देखिए बेटा, जब कैप्टन
संबोधन सुन के हवलदार साहब के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी ना कि भाई कैप्टन तो क्या कोई फौजी व्यक्ति है। तो पान वाले ने बताया था कि अरे वो लंगड़ा है, मतलब वो क्या जाएगा फौज में, मतलब उसकी कहाँ इतनी हैसियत है, वो तो टांग से लंगड़ा है और पागल है। मतलब उसको ये समझते थे कि ऐसा कोई करता है क्या कि एक चश्मा उतारा दूसरा लगा दिया, और उसकी मतलब मजाक उसका बनाया गया था। तो ये उसकी चीप मेंटालिटी तो शो करती है। मतलब वो इतना देशभक्त व्यक्ति था, क्या हुआ अगर वो लंगड़ा है तो इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो ये उसकी चीप मेंटालिटी बताती है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। मतलब नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये उन कैरेक्टर्स की कौन सी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। बेटा मैं, आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन मैं क्वेश्चंस को समझाने पे इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आंसर सारे अच्छे आते हुए भी नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आसान शब्दों में, चाहे किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं आपको समझा दूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें भी कई पॉइंट्स हैं क ख ग करके, तो हम 1 बाय 1 लेते जाएंगे पॉइंट्स। तो हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इस सेंटेंस से हवलदार साहब की कौन सी क्वालिटी पता चलती है। तो देखिए, हवलदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना उनकी देशभक्ति एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके आदर को दिखाता है। मतलब वो कितना रिस्पेक्ट करते थे, तभी तो वो बार बार उसको देखते थे। नेताजी को कैप्टन चश्मे वाले द्वारा चश्मे पहनाए जाने के कार्य को भी वे बहुत प्रशंसनीय मानते थे। वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएबल मानते थे कि जो कैप्टन चश्मे वाला इतने एफर्ट्स डालकर नेताजी को कोई ना कोई चश्मा पहना ही देता था। कभी भी उसके जीवित रहते हुए नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रही। तो इस चीज़ की वो बहुत प्रशंसा करते थे और बार बार चौराहे पर इसलिए रुकते थे कि उनको नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखना अच्छा लगता था, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत सम्मान भी किया करते थे। ख है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो ये पान वाले की कौन सी क्वालिटी को बताता है। इसका आंसर है बेटा, कैप्टन की मृत्यु पर पान वाले का भावुक हो जाना, मतलब इमोशनल हो जाना और आंसू पोंछना पान वाले की कैप्टन चश्मे वाले के प्रति गहरे लगाव और संवेदनशीलता को दिखाता है। क्या दिखाता है कि कहने को तो पान वाला उसको बोल देता था, उसने बोल दिया कि अरे वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा पागल है, लेकिन एक्चुअली तो वो बहुत इमोशनली अटैच था उससे, बहुत गहरा लगाव था। और दूसरी चीज़ क्या, उसकी संवेदनशीलता, मतलब उसका बहुत सेंसिटिव नेचर था, बहुत इमोशनल था वो व्यक्ति, तभी तो उसकी मृत्यु से वो दुखी हो गया। तो यह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना की मन ही मन प्रशंसा करता था, इसलिए उसकी मृत्यु पर वो दुखी हो गया। यही तो दिखाता है बेटा उसकी क्वालिटीज़। ग है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसका आंसर है कि कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना उसकी देशभक्ति की विशेषता और त्याग की भावना को दर्शाता है। क्या इससे पता चलता है उसके कैरेक्टर के बारे में? मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि वो बहुत पैट्रियट व्यक्ति था, बहुत देशभक्त व्यक्ति था। तो उसको ख़राब लगता था नेताजी की मूर्ति अगर बिना चश्मे के वो देखता था तो उसको बहुत कष्ट होता था। तो इसीलिए तो वो बार बार मूर्ति पर लगा दिया करता था चश्मा। तो ये इसकी वो विशेषता दिखाता है देशभक्ति वाली, और साथ ही साथ उसकी त्याग की भावना को भी दिखाता है। त्याग यानी उसका सेक्रीफाइस, क्या कि जो उसे अपने सीमित साधनों के होते हुए भी नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाने के लिए प्रेरित करती है।
कि उसके पास तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे बेटा, एक छोटा सा ही तो वो चश्मे वाला था, तो उसके पास जो भी अवेलेबल होता था तो वो चश्मा नेताजी को लगा देता था। फिर मान लीजिए किसी कस्टमर ने मांग लिया तो वो उसको उतार कर फिर दूसरा अवेलेबल होता था वो लगा देता था, लेकिन कभी भी उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रही हो। तो ये उसकी त्याग की भावना को भी तो दर्शाता है कि जो उसके बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें से भी वो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। क्वेश्चन 7 देखिए, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, साक्षात मतलब बिल्कुल फेस टू फेस, एकदम लाइवली नहीं उसको देखा था, तब तक उनकी मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, उसकी कल्पना कीजिए। मतलब तब तक वो उनकी इमेजिनेशन में वो क्या सोचते थे कि कैप्टन चश्मे वाला कैसा दिखाई देता होगा, उसको बताइए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था तब तक वो यही सोचते थे कि कैप्टन एक रौबदार व्यक्तित्व का मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होगा। हालदार साहब को लगता था कि फ़ौज में होने के कारण उसको कैप्टन कहा जाता है, तो वो सोचते थे कि बहुत एक अच्छी फिजिक वाला कोई व्यक्ति होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसका इसकी पर्सनैलिटी होगी, ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करते थे क्योंकि उन्होंने कैप्टन को तब तक देखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल गया है कि जो चाहे वो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो उनमें चौराहों पर, क्रॉसिंग्स पे अपनी फील्ड की कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो होते हैं तो उनकी मूर्ति लगाने का ये ट्रेंड हो गया है। तो इसमें अब क्वेश्चंस इसमें भी बेटा क ख ग करके आएंगे, तो हम 1 बाय 1 लेंगे। क है इसमें कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब क्या ऐसा पर्पस हो सकता है कि ऐसी मूर्ति लगाई जाए। इसका आंसर है किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति चौराहे पर लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब कोई पर्पस होता है लगाने का, ऐसा नहीं कि कोई शो पीस है, आपने बढ़िया सी मूर्ति बनाई और उसको लगवा दिया, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी पर्पस होता है, कोई ना कोई, तभी लगाई जाती है। तो मूर्ति लगाने से जन साधारण के मानस पर इन उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की छवि ताज़ा बनी रहती है। मतलब कोई किसी व्यक्ति ने अपनी फील्ड में कोई बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया काम किया होगा, तभी तो वो इस योग्य बना कि उसकी मूर्ति चौराहे पर लगाई जाए। तो मूर्ति लगाने से क्या होता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, तो जब भी वो इन मूर्तियों को देखते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है, ये ताज़ा बनी रहती है कि हाँ, इन्होंने इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये पर्पस होता है। तो उन्हें देखकर लोग न सिर्फ उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को जानते हैं बल्कि उनको करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। ये इसका जो है पर्पस रहता है। ख है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। क्या आप मतलब ऐसा चाहेंगे कि आपके भी एरिया में ऐसी मूर्ति लगाई जाए, और किस की आप लगवाना चाहेंगे, और फिर इसका रीज़न भी आपको बताना होगा। तो इसमें तो बेटा आपकी ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। मुझे जो समझ में आया वो मैं बता देती हूँ, जो जैसा मेरा सोचना है। मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगवाना चाहूँगा या चाहूँगी, ताकि लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार हो और वे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब आपने किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी शहीद की मूर्ति चौराहे पर लगा दी तो बहुत लोग इससे इंस्पायर भी होंगे, देशभक्ति की भावना उनमें बलवती होगी, उनमें जोर पकड़ेगी। ग लेते हैं, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए और क्यों। मतलब क्या आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगवा देना ही काफ़ी है, लगवाने के बाद आपकी और लोगों की क्या जिम्मेदारियां होंगी उस मूर्ति के प्रति, वो बताइए। हमारा ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें, मतलब उस मूर्ति के रिस्पेक्ट को हम मेंटेन रखें। हमें ना तो स्वयं उस मूर्ति को क्षति पहुंचानी चाहिए और ना ही किसी और को ही इसकी आज्ञा
होनी चाहिए। कई बार आपने देखा ना बेटा, न्यूज़ वगैरह में भी आता है कि फलां चौराहे पे कोई मूर्ति लगी थी, कोई अराजक तत्व आए, कुछ गुंडागर्दी वाले लोग आए और उन्होंने उसका ये डैमेज कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो हमें सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना है कि हमने मूर्ति लगा दी तो बस काम ख़त्म। हमें साथ साथ ये भी देखना है कि उस मूर्ति के रिस्पेक्ट पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई इसको डैमेज ना करे। और ये नहीं है कि उस पर और कोई तरह का उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमें उनके आदर्शों के प्रति भी पूरा सम्मान रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि चाहे आपने महात्मा गांधी की मूर्ति लगवा दी, चाहे आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी मूर्ति लगा दी, बस लगवा दी और काम ख़त्म। नहीं, उनके जो मॉरल्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके प्रति भी आपको पूरा सम्मान रखना चाहिए कि भाई हाँ, ये बताते थे तो ये करते थे, तो हमें भी ऐसा ही करना है, ऐसा ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। मतलब इसमें बताया गया है कि जो लोग सेना में होते हैं और बॉर्डर पे जो जिनकी ड्यूटी होती है, खाली वही नहीं अपने देश प्रेम का परिचय देते हैं, हम लोग भी किसी न किसी रूप में अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, रोज़मर्रा के काम होते हैं, हम लोग भी अपना देश प्रेम बताते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम उसको डैमेज नहीं करते, और एनवायरनमेंट पर भी हम ध्यान देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी ध्यान देते हैं। तो इस तरह के और भी आप कार्य बताइए, और सिर्फ बताइए ही नहीं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। आंसर देखिए, हम लोग विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपने देश प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, ये तो एक चीज़ इन्होंने भी बताई थी। जल एवं बिजली की भी बचत करना, मतलब हमें वेस्ट नहीं करनी है, ना तो पानी वेस्ट करना है, ना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी नहीं करनी है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग मीटर में नहीं आने देते हैं बिजली, उसकी चोरी करते हैं। तो इसी तरह से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, देश के लोगों से आपसी सौहार्द मतलब कहते हैं आपसी तालमेल, प्रेम भाव, वो बनाए रखना। इसके अलावा हम देश की शिक्षा और विकास में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी तरह से भी जो भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं, वो हम करके अपने देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जैसे वो तो बेटा जो वहाँ की डायलेक्ट थी ना, उसमें वो बोल रहा था पान वाला, तो वो सेंटेंस है, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका जो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें पूरा इसको ट्रांसलेट करके बताया। बेटा गिराक का मतलब होता है ग्राहक, है ना, और किधर बोला जा रहा है, किधर मतलब कहाँ से लाएगा, और उधर मतलब उधर, दूसरा बिठा दिया। तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इसको हिंदी में बदलना है। तो इसका आंसर है, मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, चौड़े चौखट मतलब चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। उधर दूसरा बिठा दिया मतलब उधर दूसरा फ्रेम लगा दिया, दूसरा फ्रेम लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। भाई खूब, क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को आने से क्या लाभ होते हैं। आइडिया तो बेटा इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी में तो विचार कहते हैं। तो इनका ये क्वेश्चन है कि अगर एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो आंसर इसका, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से उस भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में और वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि भाषा मतलब और एफिशिएंट हो जाती है, आप इसमें और अच्छे से अपनी इमोशंस हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं।
भाषा का भंडार बढ़ता है, जिससे ये बहुत आकर्षक और प्रवाहमय हो जाती है, मतलब बहुत फ्लो में आप बोल पाते हैं। अब देखिए, आप आजकल जो डेली वाले हमारी भाषा होती है वो कहाँ, इतनी प्योर हिंदी कहाँ है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तब तो एक अलग बात है, बाकी जो यूजुअली जो लोग हिंदी बोलते हैं तो वो एक दो वर्ड्स ऐसा होता ही है कि वो इंग्लिश के भी उसमें आ जाते हैं। तो क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है लैंग्वेज की, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो फटाफट से कर देते हैं। अब आप बिल्कुल टिपिकल हिंदी के शब्द ढूंढते रहिए तो वो नहीं हो पाता। तो ठीक है बेटा, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स इसके साथ कंप्लीट हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अपने शब्दों को आराम देती हूँ, और फिर हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।